नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय जैतारण, पाली। आज हम बीए तृतीय वर्ष के लोक प्रशासन के बारे में बात करेंगे। लोक प्रशासन की इसलिए समझना ज़रूरी है कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन के माध्यम से जितने भी राज्य के उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को पूर्ण करने की सैद्धांतिक दृष्टि से ज्ञान हमें लोक प्रशासन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो लोक प्रशासन अंग्रेजी के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है, जिसमें हिंदी का अर्थ अगर बात करें तो हिंदी में लोक प्रशासन कहलाता है एड प्लस मिनिस्टेयर, सेवा अथवा प्रबंधन करना। तो प्रबंधन सरकारी और निजी तौर पर भी हो सकता है। प्रबंधन दो प्रकार का हो सकता है, सरकारी और निजी तौर पर। हिंदी की बात करें तो लोक प्रशासन, लोक और प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक अथवा संपूर्ण जनता का, और प्रशासन का मतलब होता है प्रबंध अथवा व्यवस्था करना। इन सार्वजनिक जो निजी तौर और निजी तौर पे तो इसको निजी प्रशासन कहा जाता है। अगर निजी तौर पर प्रबंधन किया जाए तो निजी प्रशासन कहा जाएगा, और सरकारी अगर प्रशासन हो, सरकारी प्रबंधन हो तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। परिभाषा की बात करें तो एल.डी. वाइट ने परिभाषा के बारे में कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी काम शामिल हो जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना हो या उसको लागू करना हो। अर्थात लोक प्रशासन में सभी प्रकार के वो काम आ जाते हैं जिससे सभी लोगों की सार्वजनिक, जिनका उद्देश्य सभी जनता के सभी जो भी सार्वजनिक कार्य हैं उनको पूरा करना और लागू करना होता है। साइमन कहता है कि सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय शासन व्यवस्थाओं के कार्यों के योगों की क्रियाओं से लगाया जाता है। अर्थात ये सभी प्रकार के कार्यों के योगों की क्रिया है। किस किस की? राष्ट्रीय कार्य हो या राजकीय कार्य हो या स्थानीय कार्य हो। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के बारे में कहा है कि लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग होता है जिसका संबंध शासन से रहता है। अर्थात शासन तथा इसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ शासन संचालन का काम होता है। यद्यपि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं भी स्पष्टतः प्रशासकीय समस्याएं ही हैं। अच्छा, जो भी व्यवस्थापिका की और न्यायपालिका की जो भी समस्याएं हैं वो प्रशासकीय समस्याएं ही होती हैं। अर्थात लोक प्रशासन एक तरह से विज्ञान का भाग माना है गुलिक ने, और उसमें कहा है कि इसका संबंध कार्यपालिका से है, और जहां और कार्यपालिका के अंतर्गत शासन का संचालन किया जाता है। अब इसके दो दृष्टिकोणों के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। एक तो एकीकृत इंटीग्रल, और दूसरा है प्रबंधात्मक मैनेजमेंट वाला। एकीकृत की दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो वह है लोक प्रशासन की परिभाषाओं में आज क्या क्या शामिल है, नीति और उसकी क्रियान्विति पर जोर दिया जाता है। लोक प्रशासन का संबंध उद्देश्य, नीति और गतिविधियों तीनों से होता है। अर्थात लोक प्रशासन का संबंध किससे होता है? उद्देश्य से, नीति से और गतिविधियों से। इन तीनों के तालमेल को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। किस किस के तालमेल को? उद्देश्य, नीति और गतिविधियों के तालमेल को लोक प्रशासन कहा जाता है। जो लोग प्रशासन को एक नीति विज्ञान मानते हैं तो वे उसे राजनीति के समीप ले जाते हैं। अगर एक नीति विज्ञान के रूप में मानते तो राजनीति के समीप ले जाते हैं, और उनके मत में मंत्री और विधायक लोक प्रशासक हैं। यह है एकीकृत दृष्टिकोण। दूसरा जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है वह है जो लोक प्रशासन में केवल उच्च प्रकार के निर्णयों को ही महत्व देते हैं। जो वे प्रशासन को एक प्रबंध कला की दृष्टि से देखते हैं, और उन्हीं लोगों को वे प्रशासक कहना चाहेंगे जो तकनीकी दृष्टि से कार्य करवाने में वैज्ञानिक दक्षता रखते हों। अर्थात जिनकी ऐसी कैपेसिटी हो जो तकनीकी दृष्टि से सभी प्रकार के काम संपूर्ण करवा सके। यह एक विचारधारात्मक दृष्टिकोण वाली विचारधारा है। सामान्य लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में 5 बातों से संबंधित होती है।
यानी अगर सामान्यतः बात करें तो लोक प्रशासन में जो संपूर्ण जनता के बारे में या जो पब्लिकली कोई काम किया जाता है जिसमें निर्माण और कार्यान्वयन किया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाए और उनका क्रियान्वयन किया जाए, उनकी 5 बातों का होना जरूरी है। पहला होता है प्रशासन यंत्र या मशीन, अर्थात विद्यार्थी इसको संगठन के सिद्धांत के नाम से पढ़ते हैं, अर्थात लोक प्रशासन में संगठन का महत्व होता है। दूसरा, व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी, उस जो प्रशासन है उसको करने के लिए व्यक्तियों का या सेवा वर्ग का होना जरूरी है। तीसरा है वित्त, किसी भी काम को करने के लिए वित्त की बेहद आवश्यकता होती है, बिना वित्त के कोई भी काम संभव नहीं हो पाता। चौथा है कुछ साधन सामग्री और स्रोत जिन्हें आज के प्रबंध विज्ञान के अंतर्गत वर्क स्टडी, मेथड स्टडी तथा मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं, अर्थात एक तरह से ये कि कहाँ से सामग्रियों को इकट्ठा किया जाए और किस स्रोत के माध्यम से इसको प्रबंधन विज्ञान के तहत इसको शामिल किया जाए। पांचवा है प्रणालियाँ और पद्धतियाँ, अर्थात इनका अध्ययन किस प्रकार की दृष्टि से किया जाएगा, कौन सी दृष्टियाँ इनको अध्ययन की होंगी। प्रबंधनात्मक तकनीकी और प्रबंध के वैज्ञानिक मॉडल के रूप में इसको पढ़ते हैं। अब लोक प्रशासन की बात करने के आधार पर अपन बता सकते हैं कि लोक प्रशासन में 5 बातें होना बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके आधार पर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और उनकी कार्यान्वयन की बात की जाती है। पहला संगठन, दूसरा सेवा वर्ग, तीसरा वित्त, चौथा सामग्री और स्रोत और 5वां है प्रणालियाँ। अब अपन लोक प्रशासन के ये तो हो गया, इससे पहले तो हो गया लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषा। अब अपन बात करते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति, अर्थात इसकी नेचर क्या है, इसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या किस आधार पर इसको माना जाता है कि ये। तो लोक प्रशासन को जब प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमें कला अथवा विज्ञान 2 बातों पर डिस्कस करना होगा कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। आज की जो समस्या है वह कला और विज्ञान की नहीं बल्कि इनकी पूरकता की है कि ये दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, कि ये एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कोई कला नहीं है जिसका वैज्ञानिक नियम नहीं हो, अर्थात ऐसी कोई कला नहीं हो जिसका कोई वैज्ञानिक नियम नहीं हो। अगर अपन उदाहरण लें तो क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में अगर बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद जो स्कोर डिसाइड किया जाता है वह वैज्ञानिक दृष्टि से डिसाइड किया जाता है, गणितीय दृष्टि से डिसाइड किया जाता है। तो वो डकवर्थ लुईस वाला जो नियम है तो उसमें वैज्ञानिकता हमें दिखती है। इसी प्रकार लोक प्रशासन में भी इसको शामिल किया जाना चाहिए, ये किया जाता है। और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक एक कलाकार ही सिद्ध होता है। लोक प्रशासन को कला के रूप में मानने वाले हैं फाइनर, मॉरिस जोन्स, कोहेन। उर्विक ने प्रशासन को कला माना। लोक प्रशासन के रूप जो कला है उसको कला माना है और उन्होंने 5 बात कही है। लोक प्रशासन को कला मानते हुए 5 बात क्या कही है कि कला व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, व्यक्तिक होती है, किसी एक व्यक्ति पर भी निर्भर हो सकती है, खुद की भी हो सकती है और दूसरे व्यक्ति में जो एक इसमें गुण होते हैं वो असामान्य भी हो सकती है और अनूठा अनुभव है। दूसरा है कला में सत्यम शिवम की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात जो कला होगी वो सबके कल्याण की बात भी करेगा। तीसरा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति भी इसमें होती है, अर्थात ऐसा राज्य का निर्माण या ऐसी नीति का निर्माण जो सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करे, ऐसा सृजनात्मक रूप नए समाज के निर्माण की बात इसमें कही जाती है। चौथा है कला सिद्धांत और व्यवहार के अंतर संबंध का बोध कराती है। कला क्या काम करती है, सैद्धांतिक दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से दोनों में इंटरलिंक्ड कर देती है। 5वां है प्रत्येक कला एक माध्यम होता है तथा साधन होता है, यानी कोई भी जो कला है उसका एक साधन और माध्यम होगा। संगठन के उद्देश्य, सामाजिक संस्कृति, परिवेश द्वारा इसको स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये हो गई कला के रूप में। अब अगर अपन बात करते हैं विज्ञान के रूप में, लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में पर डिस्कस करें तो पहले बात करेंगे कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। वैज्ञानिक निष्कर्षों की आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं, कोई भी अगर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जाएगा उसकी विशेषताएं होंगी सार्वभौमिकता, अर्थात सभी जगह पाए जाना, भविष्यवाणी करने की क्षमता। जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन लोक प्रशासन अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक निष्कर्ष है, उनकी बात करें अपन तो भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। प्राकृतिक विज्ञानों में निश्चितता भी होती है, अगर अपन H2 + O को मिलाएं तो पानी ही बनेगा, वो चाहे कहीं भी चले जाओ आप।
निश्चितता, फिर प्रदर्शनशीलता, इसको प्रदर्शित भी किया जा सकता है। मूल तटस्थता, जो चीज़ यहाँ है वो वहाँ भी रहेगी, और इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह जो चीज़ है वो वहीं रहेगी, तटस्थ रहेगी, ऐसा नहीं कि उसमें कोई चेंजेज आएंगे। सृजनशीलता, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चीज़ लाई जाएगी वो आगे किसी न किसी सार्वजनिक कल्याण के लिए उपयोगी होगी। और परिणामात्मकता, उसके रिजल्ट भी निकल करके आएंगे। वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरण होते हैं अवधारणा, किसी चीज़ के बारे में अपन धारणा बना लेते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, फिर उसका डिवाइडेशन करेंगे, फिर उसको प्रयोग में शामिल करेंगे, फिर उसका सत्यापन करेंगे, और सत्यापन करने के बाद पुष्टि करने के बाद संग्रह करेंगे। यद्यपि सामाजिक विज्ञान भौतिक विज्ञानों या प्राकृतिक विज्ञानों की तरह तो नहीं हो सकती, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे वो इसको कुछ न कुछ जोड़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे। कुछ लोग लोक प्रशासन को उतना ही विज्ञान मानते हैं जितना प्राकृतिक विज्ञान। अब जो वैज्ञानिक मानने वाले लोग विद्वान हैं वो क्या कहेंगे कि लोक प्रशासन उतना ही विज्ञान है जितना प्राकृतिक विज्ञान। मर्सन, बर्नार्ड, बियर्ड, ये इत्यादि इसकी बात करते हैं। दूसरा है वाल्डो और वालास, कहते हैं कि ये कभी विज्ञान नहीं बन सकता। ये तीन धारणाएं अपने सामने आएंगी कि कुछ लोग तो इसको विज्ञान मानेंगे जो सिर्फ प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे इनमें आते हैं मार्सन, बर्नार्ड, बियर्ड इत्यादि। जबकि वाल्डो और वालास क्या कहेंगे कि ये कभी विज्ञान बन ही नहीं सकता। और तीसरी विचारधारा वाले वे लोग हैं जो आशावादी हैं, वो ये कहेंगे कि हम विज्ञान नहीं हैं लेकिन उनको बन के रहेंगे। उनकी आशा है कि हो सकता है लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है लेकिन हम बनेंगे। उर्विक, टेलर, साइमन, पिफनर और रिक्स। जो ये तीसरा वर्ग है जो विज्ञान आशावादी है, वो क्या कहेगा? आशावादी कर्मठ एवं उद्यमशील जो समाज वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं? वो तर्क देते हैं, पहला तर्क दिया देते हैं कि अध्ययन के नए नए यंत्र आ रहे हैं। जो अध्ययन की पद्धतियां हैं उनके ऐसे जिससे परीक्षण विधियां अधिक प्रभावी बन सकेंगी, ऐसे यंत्र आ रहे हैं जिनके माध्यम से जो भी परीक्षण किया जाएगा वो अधिक प्रभावी बन सकेगा। दूसरा है लोक प्रशासन वैज्ञानिकता की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो लोक प्रशासन अपन बात कर रहे हैं वह वैज्ञानिकता की दृष्टि में बहुत आगे बढ़ चुका है। हर्बर्ट साइमन की किताब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और मॉडल्स ऑफ मैन ने वैज्ञानिक अध्ययन विधि और वैज्ञानिक निष्कर्ष को स्पष्टता से उजागर किया है और कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से लोक प्रशासन बहुत आगे बढ़ चुका है। तीसरा है बहुआयामी अध्ययन, यानी एक इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है या मल्टीडिसिप्लिनरी भी हो सकता है। तो लोक प्रशासन के परिणामों में और प्रयोगों में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। लोक प्रशासन के ज्ञान की गहनता, विश्वसनीयता एवं मौलिकता बढ़ रही है। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत उसको सामाजिक से भी जोड़ेंगे, राजनीतिक से भी जोड़ से, ऐतिहासिक से भी जोड़ सकते हैं, और सभी प्रकार की उनसे जोड़ने के बाद अपन कह सकते हैं कि लोक प्रशासन ज्ञान की गहनता, विश्वसनीयता, मौलिकता की तरफ बढ़ रहा है। चौथा है वर्तमान प्रयोग एवं नवीनताओं ने लोक प्रशासन के अध्ययन शास्त्र में प्रगति करी है। जो वर्तमान समय है उसमें प्रयोग एवं नवीनताओं ने लोक प्रशासन के अध्ययन शास्त्र में प्रगति कर ली है। पांचवा है लोक प्रशासन अन्य समाज विज्ञानों की तरह सकारात्मक विज्ञान है, पॉजिटिविटी है इस प्रशासन में। जिस प्रकार से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसी भी चीज़ की खोज की जाएगी वो मानव समाज के लिए उत्तम होगी, ऐसे ही लोक प्रशासन में समाज विज्ञान की तरह सकारात्मकता होती है। छठा है विकासात्मक विज्ञान, अर्थात ये आगे से आगे विकास की ओर प्रगति की तरफ जाएगी। अगर मान लो कोई चीज़ है, लोक प्रशासन में किसी नीति बनानी है तो उस नीति का उद्देश्य क्या होगा? विकास करना होगा। सातवां है अध्ययन विधि वैज्ञानिकता निष्कर्षों को अपने आप ही अधिक वैज्ञानिक बनाती है। इसकी जो लोक प्रशासन की अध्ययन वैज्ञानिकता विधि वैज्ञानिकता है वो निष्कर्षों के आधार पर इसको अपने आप में ही वैज्ञानिक बना देती है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्र में, अर्थात इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की जा सकती है, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। पहला है, इसके लिए विद्वान एकमत तो नहीं है कि क्योंकि ये नया विषय है, फिर भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। पहला है कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन। वर्तमान समय में जो कार्यपालिका कार्य करती है, अर्थात जो सरकार कार्य करती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है सामान्य प्रशासन। कार्यपालिका या जो व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको कार्यपालिका क्रियान्वयन करती है, और उन क्रियान्वयन करने वाली
क्रियान्वयन कराने के लिए भी सामान्य प्रशासन होता है, वो इसका अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है संगठन संबंधी समस्याएं। कई बार क्या होता है कि जो लोक प्रशासन है उसमें संगठनात्मक दृष्टि से भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि इस संगठन को किस प्रकार से लागू किया जाए। सेवी वर्ग की समस्याएं। सेवी वर्ग से तात्पर्य है जो काम करने वाले लोग हैं। काम करने वाले लोग हैं उनमें इसके बारे में बताया जाएगा कि जो कार्य करता है वो किस आधार पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। पांचवा है सामग्री प्रदाय की समस्याएं, अर्थात जो सामग्री है वो कहाँ से इकट्ठी की जाएगी। छठा है वित्त संबंधी समस्याएं। ये सबसे बड़ी समस्या वित्त संबंधी समस्या आती है वो है। सातवां है प्रशासकीय उत्तरदायित्व। अब कोई काम हो गया उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, इसके भी ये समस्या लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। और आठवां है पोस्ट कोर दृष्टिकोण, जो लूथर गुलिक ने दिया था। ये दृष्टिकोण पोस्ट कोर में ये अलग से विषय है, इसको हम अलग से बात करेंगे और समझेंगे। तो ये लूथर गुलिक का जो अपने आप में एक अलग से प्रश्न बनता है कि पोस्ट कोर प्रणाली क्या है, पोस्ट कोर का व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से लोक प्रशासन आधुनिक समय में बड़ा क्षेत्र में व्यापक हो रहा है और व्यापक क्षेत्र होने के कारण ये कोई सीमाओं में नहीं बन सकता। निजी और सार्वजनिक प्रशासन का अंतर गौण हो रहा है, अर्थात निजी और सार्वजनिक दोनों आपस में संलिप्त होने की कगार पर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।